बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकफास्ट फिर सजाद में मैं हूँ आपके साथ अना यूसुफ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत है? कोई खबरें ताज़ा हैं? अच्छी बिल्कुल, खबरें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, अच्छा, चलो तो शामिल करते हैं और पहला सेगमेंट जो है उसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है हेडलाइंस। जी मीर साहब, आज कौन कौन सी अहम खबर? देखें, आज तो 17 अगस्त है और आम तौर पर ये ज़िया-उल-हक़ की जो है बरसी का दिन है और इसका जिक्र मुख्तलिफ़ हल्कों में मुख्तलिफ़ तरह हुआ करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सानिया था पाकिस्तान की तारीख़ का, एक बहुत ही हौलनाक सानिया था। आप ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ हों या हक़ में हों, लेकिन इस तरह एक प्रवास में इतने आला फ़ौजी अफसरों का भी और आला क़यादत का चले जाना जो था, आज तक एक राज है। किसने किया, कैसे किया, क्यों कर हुआ। कोई अमेरिका की तरफ इशारा करते हैं, कोई रूस की तरफ इशारा करते हैं, कोई किसी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये एक अहम वाक़या था। ज़िया-उल-हक़ के दौर पर मुख्तलिफ़ गुफ्तगूएँ होती हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि ज़िया-उल-हक़ का जनाज़ा जो था वो एक बहुत बड़ा जनाज़ा था, बेमिसाल कहा जा सकता है उसको। और वो बरसी भी 2-4 साल बड़ी आबताब से मनाई जाती रही है। अब सियासी मकासद पूरे हो गए हैं। नवाज़ शरीफ को उस लेगेसी का गोया अमीन समझा जाता था, अब उनको ज़रूरत नहीं रही। इजाज़ुल-हक़ बेचारा अकेला कुछ कर नहीं सकता, जब तक स्टेट की पावर या दूसरी चीज़ें साथ नहीं होती आप वो काम उस तरह नहीं कर सकते। और ज़िया-उल-हक़ के ऐसे कोई सियासी कारकुन साथ नहीं थे, जो थे भी वो अगले लोग कारकुन तो नहीं थे, जो हामी थे मीडिया में इधर उधर, वो अगली हुकूमतों के साथ जा मिले। जैसी एक आमर के साथ थे, वो दूसरे डेमोक्रेट के साथ जा मिले और खुश हैं, सब खुश हैं। अल्लाह उन सबको खुश रखे और यही कह सकता हूँ मैं जी। सही। अच्छा, अब 2-3 सूरतें ऐसी हैं जो कि हमारे खित्ते के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम हैं। एक तो अफ़गान सरहद के ऐन करीब हमने बमबारी की है और पता नहीं शायद अफ़गान इलाके में भी की हो। हम टेररिस्ट का रास्ता रोकना चाहते हैं। हमने ये जो ख़ास तौर पर ऑपरेशन खैबर एजेंसी में किया है, उसकी सरहदें बिल्कुल बॉर्डर तक मिलती हैं और वहीं ख्याल है कि शायद कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। हम इस मामले में महाजरीन की वापसी की जिक्र भी कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत चीख रहे हैं। मसलन ANP भी कह रही है कि इस तरह जलील करके ना निकाला जाए। भाई, आप तो उनके आने के भी खिलाफ थे, जो वहाँ आ रहे थे तो आप खिलाफ थे। जब रूस ने वहाँ हमला किया था, आप अफगानों के बजाय रूसियों के साथ थे। जब अमेरिका ने वहाँ हमला किया, आप उनके बजाय अमेरिका के साथ थे। अब वो आगे हैं तो अब वो कहते हैं साहब, इनको ये कह कर कि हमने मेहमान नवाजी की, बल्कि मेहमान नवाजी तो नहीं की, अब फ़लसफ़ा नहीं झाड़ें। ANP बहुत असूली सी जमात है, लेकिन इनकी असूली जमात ने बड़े बड़े कमाल दिखाए हैं। मतलब उनका एक वजीर जो कहता था, क्या हुआ, रेलवे ख़राब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान में रेलवे है। अरे ये कमाल की बातें हैं। बल्कि इन्हीं की क़यादत से वो बात मनसूब है। कभी अखबारात का मैंने दोबारा जायज़ा नहीं लिया उस ज़माने का, जब ये वार्षिक डैम बन रहा था तो कहा गया कि इसकी बिजली तो निकाल लेंगे और फोका पानी हमें दे देंगे। मैं समझा कि किसी ऐसे ने उड़ाई हुई है। बाद में किसी ने बताया कि नहीं साहब, ये इन्हीं के लीडर कहा करते थे उस वक्त के लीडर। तो बहरहाल वहाँ जो बमबारी भी हुई है, खुद कुछ हमलावर भी कुछ पकड़े गए हैं, जैकटिंग भी पकड़ी गई हैं, 20 दहशतगर्द बकौल इनके मारे गए हैं जी। और ज़मीनी पेशकदमी भी की है, कुछ उनकी जो पॉकेट्स होंगी उसको तबाह किया है। और इसका मतलब है कि बॉर्डर एरिया में अब जहाँ दोबारा आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ अब उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। अगर बॉर्डर के उस तरफ कार्रवाई करेंगे तो ये लोग इधर आएंगे, इधर कार्रवाई करेंगे तो ये लोग उधर जाएंगे। ये एक सरहदी मामला ऐसा है जो जिससे हमें एक लंबे अरसे तक जिससे हमें वास्ता पड़ता रहेगा जी। अच्छा, दूसरी हमारे सियासी महाज पर है कि पनामा लीक्स पर अगरचे 3 सितंबर को ऐलान किया है इमरान खान ने कि वो मार्केट में वो निकलेंगे अपनी रैली और दूसरी चीज़ें लेकर, और पनामा लीक्स को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे चाहे उनकी मकबूलियत कम हो जाए। ये भी उन्होंने कहा चाहे उनकी मकबूलियत कम हो जाए। हो सकता है कि इमरान का जो रवैया है, जो स्टबर्न, नेगेटिव मानों में नहीं पॉजिटिव मानों में भी किया, तर्जमा उसका मैं इसलिए नहीं करा कि ज़िद्दी कहते हैं हमारे यहाँ नेगेटिव कहा जाता है, लेकिन स्टबर्न वो है कि जो अपने बात पर डटा भी रहे। हट धर्म कह लीजिए, वो भी नेगेटिव आ जाता है। ज़िद्दी बच्चा ही कह लीजिए। धन अपने धन का पक्का जो होता है ना जी, वो कह लीजिएगा। तो वो इस मामले में कहते हैं चाहे मेरी मकबूलियत कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह होती दिखाई देती है वो ये है, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। मसलन आप ये कहेंगे कि इन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए, आपने जो असासे बाहर थे उनका जिक्र मुल्क में नहीं किया, वो ज़ाहिर केस पेश करेंगे जी हमारे असासे थे नहीं वगैरह वगैरह, या जो भी केस पेश करेंगे। उधर उन्होंने जवाबी तौर पर रेफरेंस दायर कर रखा है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया कि इसने भी असासे ज़ाहिर नहीं किए थे। इमरान सारी चीज़ें पेश करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने फ़लाँ वक्त घर लिया। वो कहते हैं जी ये जो घर बनाया था ये तो आप कहते हो कि गिफ्ट दिया जमाइमा ने, वो तो तलाक के बाद का गिफ्ट कहते हैं, और गिफ्ट तो सिर्फ खूनी रिश्ते का होता है, वो क्या गिफ्ट हुआ? और वो जो फ़लाँ आमदनी थी वो भी आपने अपने असासों में ज़ाहिर नहीं की। अच्छा, इस तरह के सारे जो तरीके हैं ये हमारे यहाँ चलते जाते हैं। यानी कि इसको ऑनेस्ट लोग भी जो थे वो इस तरह की बहुत सी बातें जो थी, यानी कि जो चीज़ भाई जब आपने टैक्स रिटर्न नहीं रखी हुई, कुछ रखा नहीं हुआ था, आपने मजाक बनाया हुआ टैक्स सिस्टम का, तो कौन होगा करेगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान की बात है कि इससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा जी मैंने कहा था कि फील्ड मार्शल बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको लालच दिया जा रहा है, तो मुझे तो नून लीग के एक आदमी ने बताया था। तो इमरान खान इस तरह की बातों बड़ी मज़े मज़े की करते हैं और अच्छी लगती हैं कभी कभी, लेकिन वो उन्होंने खुद कहा है कि चाहे मेरी मकबूलियत कम हो जाए, यानी कि उनको इस बात का एहसास है, इदराक है कि इस सारी उनकी जो एक बड़ी अपनी तरफ से पुख्ता इरादे के साथ जो वो काम कर रहे हैं, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के अंदर पैदा होता जा रहा है। उधर कल इसाक डार साहब खुर्शीद शाह से मिले हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से, और उन्होंने भाई एक तो खैर बात है कि TORs का करें, लेकिन ठीक है पहले एक कानून तो बना लें कि हम जो 56 का कानून है जिसके तहत हम रेफ़र करते हैं ऐसा कोई केस कोर्ट के पास, वो कोई मजबूत नहीं है, तो कोशिश करें कि एक मजबूत किस्म का एक कानून बनाया जाए। 56 के कानून को गोया अमेंड करने की बजाय हम एक नया कानून बनाते हैं जो उसकी जगह ले ले। तो इस पर इत्तफाक है कि कानून बदलना चाहिए, लेकिन क्या कानून पर इत्तफाक हो जाएगा, ये सोचने की बात है। ये आप देखिए, कानून साजी तो ये तो नहीं है कि आप कहें कंसेंसस के साथ सिर्फ करें, कानून साजी तो अक्सरियत के ज़ोर पे हो जाती है ना, और अक्सरियत के ज़ोर पे अगर उन्होंने कानून साजी कर ली तो कर ली, फिर ठीक है, फिर कौन रोकेगा। लेकिन क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा, बहरान ख़त्म नहीं होगा। तो ये इनकी बातचीत जारी है। आज शायद अपोजिशन का भी इजलास है, एतजाज़ आसन के कमरे में हो रहा है, तो अब एतजाज़ आसन के कमरे में है तो डर ही लगता है, पता नहीं क्या शक्ल इख्तियार करे, कैसी करे। बहरहाल एतजाज़ ने इस पूरी सूरत हाल में एक खासी इम्पोर्टेंस हासिल की है। लगता है कि जैसे फिर वो गाड़े के स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए हैं और मूवमेंट को उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की थी, इस वक्त किसी की कह लेके आगे बढ़ रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील उन्हीं के हाथ में है और उसी के साथ वो आगे बढ़ते दिखाई देते हैं जी। तो तीसरा एक हमारा एक और नया मसला, ये एक तो ये पनामा लीग्स, तो पाकिस्तान और डार और फलाना और ये तू और मैं, और उधर अफ़गानिस्तान की सरहद पर ये सूरत हाल। और तीसरा जो मसला ये है कि इंडिया का वो सार्क की जितने इजलास हैं, हमारा सरबराही इजलास वो पाकिस्तान में होना है, और ख्याल है कि मोदी आएंगे, मतलब हम नवाज शरीफ चले जाते हैं। लेकिन ये जो कश्मीर की सूरत हाल हुई है, इससे एक कशीदगी पैदा हुई है, ख़ास तौर पर उनके वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान आए थे, क्या नाम था, नहीं जगन्नाथ नहीं, कुछ और नाम है, वो आप जाके कहते हैं कि हमारा इस्तकबाल कोई अच्छा नहीं किया गया, गर्मजोशी से नहीं किया गया, राजनाथ। और मैं कोई वहाँ खाना खाने तो नहीं गया था, लंच करने तो नहीं गया था, वगैरह वगैरह। अब उनके वज़ीर ख़जाना ने आना है, वज़ीर ख़जाना का इजलास हो रहा है, जेटली क्या नाम है उसका, उसने इनकार कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँगा। और उसने कहा मैं वहाँ, और जब वो नहीं आएगा, वज़ीर ख़जाना नहीं आएगा, तो फिर इस बात की कैसे तवक्को की जा सकती कि उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएगा। तो वो रायगंज में पी हुई चाय और पकौड़े जो थे वो तो गए, भारत गए। अब तो वो सूरत हाल नहीं नज़र आती। और सारी सिचुएशन की ये अब खराबी जो पैदा हुई है, ये कश्मीर की सूरत हाल पर है। कश्मीर की सूरत हाल में पाकिस्तान आंखें बंद नहीं कर सकता, चाहे नवाज शरीफ को बड़ा ही शौक हो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने। इन प्रिंसिपल बहुत से लोग बड़ी बुलवतनी के साथ समझते हैं खित्ते में अमन आना चाहिए, और मेरा ख्याल में कोई इसमें हर्ज नहीं इस बात सोचने में, और ये वतन दुश्मनी की बात नहीं है। कुछ लोग सुनते हैं कि हमें हर सूरत में इंडिया क्रश इंडिया के साथ एक स्लोगन के साथ रहना चाहिए, वो भी अपने अंदर से समझते हैं कि कभी उनके साथ नेकी की तोको नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी बात को आप नफी तो नहीं कर सकते। अगर नीयतें सही हैं तो हर एक दुरुस्त है, अगर आपकी नीयत खराब है, आप कुछ और कहना चाहते हो तो फिर दूसरी बात है। ज़ाहिर है कि कश्मीर के मसले पर वहाँ जाकर नारा लगाया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
जिससे ज़ाहिर है कश्मीर के जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो हुई, वहाँ हलाकतें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब उनका तरीका ये है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आज़ाद कश्मीर में गड़बड़ हो रही है, बलूचिस्तान में गड़बड़ हो रही है, और खसियानी बिल्ले खंबा नोचे वाली बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया का पता है, आपका 7 लाख फौज आपने बैठाई हुई है अपने इलाके में, हमने तो नहीं बैठाई हुई। हमारी तो कश्मीर में जो फौज है वो तो बॉर्डर पर है, और बलूचिस्तान पे तो सूरत हाल डिफरेंट है। वो तो हम फिर नागा, मिज़ोर कबाइल और आपके नक्सलबाड़ी और पता नहीं 50 जगह बता सकते हैं जहाँ आपके यहाँ शोरश है और मसाइल बड़े बिगड़े हुए हैं। उनको छेड़ोगे तो फिर आपके अंदर की लीर एक हो जाएगी, कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रहती। बहरहाल वो नहीं आ रहे, और जो उनके वजीर दफा है मनोहर पार्कर, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जाना जहन्नम में जाने के बराबर है। बिल्कुल। हाँ तो भाई ठीक है, आप पाकिस्तान को जहन्नम कह रहे होंगे, आपका ख्याल ये होगा कि आपने पाकिस्तान गाली दी, लेकिन ठीक है भाई, आपके लिए तो हम जहन्नम ही हैं। और जो आप जिस जन्नत में रहते हो, जो आपकी जन्नत नज़ीर वादी है कश्मीर, उसको तो आपने ऐसी तैसी कर रखी है। हम तो नहीं कहेंगे कि आपने जन्नत को जहन्नम बना दिया है। हमारा कश्मीर खुदा ना करे कि उसको जहन्नम से तशबीह दी जाए, लेकिन हालात जो आपने पैदा किए हुए हैं, आप जहन्नमियों ने जाके वहाँ जो सूरत हाल पैदा की हुई है, ये इसका बदला आपको जरूर मिलेगा। वैसे आप जन्नत जहन्नम के कायल तो है नहीं। बिल्कुल। आपके यहाँ तो दूसरा मसला होता है। हो सकता है कि अगले जन्म में आप कुत्ता बन के आ जाएं, कुछ और बन के आ जाएं, सूअर बन के आ जाएं, अब अल्लाह करे गाय बन के आ जाएं, और मुसलमान कोई उसको आपको ज़िबा करके हलाल करके खा जाए, और फिर आप शोर मचाते रहें। पता नहीं कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। ये एक तीसरा महाज है जो गर्म है जी। अच्छा, मुल्क के अंदर भी अब मसलन चौधरी निसार ने कहा है कि भाई जब तक आप नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो सकता जब कि चीफ मिनिस्टर्स को शामिल ना किया जाए, उनको भी शामिल किया जाए इस मामले में, और उनका देखा जाए कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत सी चीज़ें हैं जो चीफ मिनिस्टर ने जिस पे अमल करना होता है। दूसरा, कल नवाज शरीफ ने मुलाकात की है चेयरमैन वापडा से, और कहा कि पन बिजली के जो मनसूबे हैं और आबी ज़खायर तामीर करने के मनसूबे हैं, उसको तेज़ किया जाए। अच्छा, उनमें सबसे बड़ा मनसूबा तो कालाबाग डैम का है ना जी। बादशाह डैम तो पता नहीं कितना वक्त लेता है, सस्ती बिजली फिर मिलेगी, और अगर आप पानी को ज़ख़ीरा नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के बाद आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका गालिबन सिंध को होगा, जिसका अंदाज़ा नहीं होने क्या सूरत हाल पैदा हुई। और सिंधी लीडरशिप ने, जिसमें मुराद अली शाह खास तौर पर शामिल है, इन्होंने कालाबाग डैम के बारे में बड़ा काम करके, होमवर्क करके एक मूवमेंट चलाई हुई है। क्यों चली है, कैसे चली है, इसकी पुष्ट पर क्या है, कोई कुछ नहीं कह सकता। सादा लोग हैं, शायद बड़ी सादगी में ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो ये जो चेयरमैन है, इन्होंने वापडा के ये चेयरमैन है, लेकिन इन्होंने पूरी मुहिम चलाई है कि कालाबाग डैम क्यों बनना चाहिए और क्या उसकी अहमियत है। और मेरा ख्याल में इस मुल्क के साथ इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती कि हमने इतने साल कालाबाग डैम बनाया नहीं। हमने तय किया था कि 16 तक, मुशर्रफ ने कहा था 16 तक 5 डैम बन जाएंगे, इसमें कालाबाग भी शामिल था, बादशाह भी शामिल था, मंदरा डैम शामिल था। अब कोई भी नहीं बना यार, सारे बनाने थे, कोई तो बना लेते, और बिजली फिर ही सस्ती होगी जबकि आपके आबी ज़खायर भी बनेंगे और उसमें आपकी बिजली भी पैदा होगी। आपने आबी ज़खायर पैदा नहीं किया अगर, तो आपकी ज़राअत तबाह हो जाएगी, खुशहाली पड़ जाएगी, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बहरहाल ये एक सूरत हाल है, जिस पर एक छोटी सी खबर और भी है कि हमें आलमी तौर पर पेशकश की गई है, जिसमें शायद 98 मुल्क शामिल है, कि आप उस एग्रीमेंट पर साइन कर दें जिसके तहत आपको एक्सेस दी जा सकती है उन अकाउंट्स पर, जिससे पता चले कि आपके मुल्क के टैक्स चोर कितने हैं। और पाकिस्तान गालिबन इस पर गौर कर रहा है और इस पर देख भी रहा है कि कैसे उसको किया जाए और कैसे उस पर काम किया जाए। जी, अब्दुल्ला को भी दावत दी है, जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं। वहाँ तो चीफ एग्जेक्टिव भी एक होता है अफ़गानिस्तान में कि पाकिस्तान का दौरा करें। अशरफ गनी ने बड़े दौरे कर लिए, अब अब्दुल्ला को भी देख लें कि वो तासुर ये है कि पाकिस्तान मुखालफ है, और आएगा तो पता चलेगा शायद वही पाकिस्तान का दोस्त है। अशरफ गनी को तो हम ऐसे ही पूछते रहे और खुले नहीं समाते थे कि ये डिफरेंट बंदा आ गया है। कोई डिफरेंट बंदा नहीं है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वही होता है, और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट वही चाहती है जो अमेरिका चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये खबरें हैं जी, बड़ी खबरें। सही नाज़रीन, आज की अहम खबरें हमने डिस्कस की हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो अपना अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे इनसाइट। जी मीर साहब, आज कौन कौन से आर्टिकल्स? 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनका मैं सरसरी तज़किरा करना चाहता हूँ, लेकिन हैं इंपॉर्टेंट। एक तो आर्टिकल इस बात पर है कि ट्रम्प्स जो ख़ास तौर पर बातें कर रहा है, और उसका कहा जाता है कि उसकी कुछ थियरीज बड़ी डेंजरस हैं। मसलन वो कहता है कि ओबामा जो है
इसने दाइश को बनाया है। तो एक कार्टून को याद करता है कि मिस्र के अखबार ने शाया किया था, जिसमें दाइश को दिखाया गया था किसी शक्ल में और लिखा गया था मेड इन अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि ये तासुर जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, इसके नतीजे के तौर पर इराक़ में जो फ़ौज लड़ रही है अमेरिका की, उसके मोराल पर भी असर पड़ेगा। कि गोया हमें जिसके ख़िलाफ़ लड़ा रहे हैं और हम अपनी जानों पे खेल रहे हैं, वो अमेरिका ने खुद ही बनाया था और उसके नतीजे पे सब ये थोड़ा कुछ ये वो सूरत हाल है जिसे अमेरिका के सब दुश्मन चाहते हैं कि डिमोरलाइज हो इनकी फ़ौज भी, और डिमोरलाइज हो अमेरिका के लोग भी, और डिमोरलाइज हों वो सारी कुव्वतें जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में लड़ रही हैं। तो ये जो ख़ास तौर पर ट्रंप बहुत सी बातें कर रहा है, उसके नतीजे के तौर पर जो बहुत से रद्द-ए-अमल आते हैं, वो और आर्टिकल 1-2 हैं जिसमें उनका तज़किरा है, उसके नताइज का असर किया जा रहा है। दूसरा आर्टिकल भी इस तरह एक बहुत मुख्तसर सा आर्टिकल है, ये पॉल रॉड्रिक ग्रेगरी का आर्टिकल है। उन्होंने क्या कि मसलन उन्होंने ये एक अदारा बना हुआ है जो कि कॉन्फ्रेंस बोर्ड है, जो 1916 में बना था। वो हर साल जो दुनिया दावा करती है कि हमारी तरक्की ये है, हमारी तरक्की वो है, उसको असेसमेंट करती है। जैसे कि बैंकों की फ़लाँ की रेटिंग बढ़ गई, ये हो गया, तो ये असेसमेंट करती है कि किस मुल्कों के दावे कितने हैं। तो अब एक दावा ये किया जा रहा है कि चीन अपनी तरक्की का जो दावा कर रहा है, वो दावा गालबन दुरुस्त नहीं है। उसकी तरक्की वो नहीं है जो है। यही ख्याल था अमरीकियों का रूस के बारे में। अच्छा। जब सिविल वार थी, सिविल वार कहता हूँ, कोल्ड सर्द जंग थी, कोल्ड वार थी, उस वक्त यही दावा था कि रूस अपनी तरक्की के अदाद शुमार बढ़ा चढ़ा के पेश करता है और छुपा रहा है। अच्छा, उसमें कुछ बातें ठीक भी साबित हुई, कुछ इंडिकेटर ख़राब थे उनके, लेकिन ठीक है, लोगों को और तरह की सहूलतें मैसर थी वहाँ, जो और रोटी सबको मिल जाती थी। फिर जब येल्सन का ज़माना आया तो लोगों को रोटी मिलना भी बंद हो गई थी, बड़ा मुश्किल हो गई थी, कतारें लगती थी, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन ये है कि वो चीन की तरक्की के बारे में, वो अदाद शुमार के बारे में कहते हैं कि ये अमरीकियों का आज से नहीं बरसों से दावा है। सुना है कि 100 सफ़े की कोई रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें इस दावे के बारे में तजिया किया गया कि दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट देख कर करती है कि मुल्क तरक्की याफ्ता है। लेकिन दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां चीन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं भाई? मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ जा रही हैं। उन्होंने कुछ चीज़ बनानी होती है तो चीन से बनवा के अमेरिका ले जाते हैं, सस्ती पड़ती है वहाँ। अब इस पर भी एक आर्टिकल है डॉक्टर मंजूर इजाज़ का जो इस सूरत हाल पर डिस्कस करते हैं, वो बात मैं लेता हूँ। लेकिन एक आर्टिकल और सिर्फ चंद लफ्ज़ों में एलेक लॉकी का आर्टिकल है जी, कि इस वक्त तुर्की के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं मिसाइल समेत, जो 1.5-2 किलोमीटर के या 100 किलोमीटर के फासले तक मार भी कर सकते हैं। अच्छा, वो जो बम रखे हुए हैं वो तो नेटो के फोर्सेस के तौर पर रखे हुए हैं। अब सवाल पैदा हो गया कि तुर्की तो नाराज़ हो गया है, तुर्की तो रूस से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, तुर्की तो कह रहा है कि सारी जिम्मेदारी अमेरिका की है, साफ अमेरिका का नाम लिए बगैर वो गोलन का नाम ले रहा है। तो क्या वहाँ हमें अपने एटमी आर्सनल रखना चाहिए या वहाँ से हटा लेना चाहिए? अगर वहाँ से हटा लिया जाएगा तो पूरे खित्ते की सूरत बदल सकती है। यानी कि अगर तुर्की जो उनका बहुत ही काबिल एतबार अलाय है, अगर वो इत्तेहादी नहीं रहेगा तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। तो इस तरह ये 3 आर्टिकल जो थे बहुत सी सूरत हाल के बारे में जो वहाँ दुनिया में पैदा हुई उसका तज़किरा करते हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप की अमीराना ख्याल बीनी के बारे में मंजूर इजाज़ साहब ने लिखा है। डॉक्टर मंजूर इजाज़ इकनॉमिक्स में ये PhD हैं, मास्टर उन्होंने पहला फ़लसफ़े में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारे साथियों में रहे हैं, बड़ा लेफ़्ट के बस लीनिंग रखते हैं। तो वो माशाल्लाह ये वो लोग जो आज भी एनालिसिस एक लेफ़्ट के पॉइंट से, मार्क्सिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और सलीके से करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने मार्केट में गए, उन्होंने एक स्टोर से कुछ सस्ती जीन्स खरीदी और बहुत सारी, आप कहने यार इतनी सस्ती तो पाकिस्तान में नहीं मिलती जितनी यहाँ मिल रही है, और ला के उन्होंने रखी। घर आके जब उन्होंने उसको देखा टैग वैग तो वो मेड इन पाकिस्तान थी। अच्छा। पाकिस्तान की बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सी चीज़ें जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग तो अमेरिका में बंद हो गई है, सारी वो मल्टीनेशनल ने अपनी फैक्ट्रियाँ उठाई हैं, बाहर से बना रहे हैं, मैक्सिको में बना रहे हैं, चीन से बना रहे हैं, बकौल इनके इंडिया भी बना रहे हैं, और मेड इन पाकिस्तान तो है। इसका एक वाक़या मैंने पहले भी, हमारे एक दोस्त थे वहाँ डॉक्टर, वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा फ़लाना हमारा सर्जन दोस्त है, वो सर्जरी के आलात का एक सेट जो है वो उसकी तलाश में था, शायद आर्थोपेडिक था क्या था, वो तलाश में था। तो ये रास्ते में कहीं रुके, देखते हैं यहाँ शायद सर्जरी का सामान अच्छा मिलता है, यहाँ कोई लेते हैं। कहने गए तो एक बहुत महंगा सेट उन्होंने देखा, $5000 का था, कितने का था। कहने ये अच्छा है, ये अपने दोस्त के लिए ले लें तोहफे के तौर पर, ताल्लुक ऐसे होंगे कुछ। तो उन्होंने कहा, देखा, देखने के बाद पता चला कि मेड इन पाकिस्तान है। तो ऐसी बात भी होती है। वो कहते हैं लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसा हो गया कि उनकी एक जमूद पैदा हो गया,
दरमियाने तबके की और निचले तबके की आमदनी में एक जमूद पैदा हो गया, बढ़ नहीं रही। और जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अब ट्रंप कहता है कि उन पर मैं टैक्स लगाऊंगा, टैक्स की छूट दूंगा तो सरमायादार वापस आएंगे। और वापस कैसे आएंगे भाई? वहाँ की लेबर जो है वो बहुत महंगी है और मजदूर की आमदनी बढ़ नहीं रही। अगर आप उसकी आमदनी मजीद बढ़ाएंगे तो आपको चीज़ तो महंगी पड़ेगी। जो $1 की चीज़ चीन में पड़ती है वो अमेरिका में $20 की पड़ती है। तो चनाचे मल्टीनेशनल तो वहीं जाती है जहाँ उन्हें असल मसला दौलत की मुनसिफाना तकसीम का है। ये बहरहाल ज़ाहिर है कि एक मार्क्सिस्ट यही कहेगा, और ये वह ऐसी बात है जिससे मुझ जैसे लोगों को भी इनकार नहीं है कि दौलत की मुनसिफाना अब हो गया निज़ाम। दुनिया का जो अब कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिसको ये रेगन के बाद कहते हैं खासतौर पर पैदा हुआ, वो इस तरह का तासुर देते हैं कि जिसमें अगर आपने मुनसिफाना तकसीम की बात की, ट्रेड यूनियन की बात की, मजदूरों के हकूक़ की बात की, तो आपकी तरक्की की रफ्तार रुक जाएगी। टारगेट तरक्की है और तरक्की के टारगेट में एक अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि गरीब से तर होता जा रहा है। उनका ये मसला नहीं है। तो उस पूरे मसले पर उन्होंने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनियां कहाँ जा रही हैं और ये लोग क्या करना चाहते हैं। और चीन, मैक्सिको, मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप आईटी में कमा लेंगे जैसे इंडिया कमा रहा है, हमारे यहाँ भी कोशिश हो रही है हमारा फॉरेन एक्सचेंज आईटी से अर्न हो, सर्विसेज के सेक्टर से अर्न हो। लेकिन अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आपको इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ कारखाने लगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। कारखाने लगेंगे तो उसमें मजदूर काम करेगा ना जी। मजदूरों के लिए जॉब्स बढ़ेंगे तो बेरोजगारी कम होगी हमारे यहाँ। और कई जगह छोटी सनतें ले लें आप, कॉटेज इंडस्ट्री ले लें, उससे भी छोटी ले लें आप। देखिए ना, आप जाएं हज के लिए, उम्रे के लिए जाएं, आप उम्रे के लिए चले जाएं, फर्ज किया आप जाके देखते हैं वहां आपको तस्बीह चाहिए, मेड इन चाइना। आपको सर की टोपी चाहिए वो धागे से बुनी हुई, मेड इन चाइना। आपको बैठने की कुर्सी चाहिए, अगर नमाज झुक के नहीं पढ़ सकते, मेड इन चाइना। आपको जानमाज चाहिए, मेड इन चाइना। और भाई, आपको नजर नहीं आता कि दुनिया में क्या क्या है? क्या आपके देहातों की औरतें टोपी नहीं बुन सकती? क्या वो तस्बीह के दाने नहीं परो सकती? अब भाई, आप घर घर में जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा ना, सड़कें बनाओ, लॉजिस्टिक ये वो, फिर कारखाने लगेंगे। अब कारखाने तो लगेंगे जब लगाओगे आप, जब बिजली पैदा कर लोगे। इन कामों में तो लोगों को लगाओ जिन कामों की ना बिजली की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है। छोटी छोटी सनतों को आप लेके नहीं जाओगे, आपके फल बाहर नहीं जाते। वो कहते हैं जी इसके लिए मशीनरी चाहिए जो सफाई करेगी। अब भाई, सब कुछ कर सकते हो अगर तुम करना चाहो। आपके यहाँ लेबर भी चीप है। अगर आपकी प्लानिंग हो कि आपने अपना फॉरेन एक्सचेंज कैसे बनाना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यासर पीरज़ादा का आज एक बड़ा मज़े का कालम है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, PhD होते हैं। मैं से एक डॉक्टर को जानता हूँ मैं, हाँ, इन्होंने अताउर रहमान साहब के बारे में शायद लिखा है कि वो बातें सुनकर लोग मुतअस्सर बहुत होते हैं। मुतअस्सर होने के बाद फिर उनको वजारत भी डिक्टेटेड लोग दे देते हैं, फिर ये काम भी करते हैं। और काम के नतीजे के तौर पर फिर ये जब जमहूरियत ज़माना आता है फिर इनको कोई पूछता नहीं है, और जब पूछता नहीं है तो फिर ये याद करते हैं डिक्टेटरों को और कहते हैं जी कि एक सदारती निज़ाम होना चाहिए। और सदारती निज़ाम और डिक्टेटरों को बड़ा सूट करता है और उसके तहत ये चाहते हैं कि तरक्की करें। और तरक्की का जिक्र, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि तालीम का हेड को जो है वो वही शख्स हो जिसको एजुकेशन का, सेहत का वो हो जो डॉक्टर हो बेसिकली। अगरचे ये भी कॉन्सेप्ट टेक्नोक्रेट और सदारती निज़ाम, इसका चर्चा हमारे यहाँ रोज़ होता है, क्यों होता है? तो उसके खिलाफ इन्होंने एक गुफ्तगू की और ठीक मजमून बांधा इस बारे में। और दुरुस्त तौर पर कुछ लोग जो सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं या टेक्नोक्रेट की हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो एक हमारे यहाँ फ़ौजी निज़ाम से मुतासर हुए थे, वन मैन रूल से मुतासर हुए थे। और उनको नहीं अंदाज़ा होता कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम, देखें अमरीकियों ने एक आदमी सारे वोट कैसे, अमेरिका में भी उन्होंने कितना इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया हुआ है। वोट लेने के लिए आपको एक एक आदमी के पास नहीं जाना पड़ता, वो आप उसको, वो पार्टियां वहाँ मौजूद हैं। और उसके हवाले से आप देखते हैं वो कहते हैं जापान, कोरिया, सिंगापुर में तरक्की इस तरह हुई, वो लोग तो सारी बातें जो टेक्नोक्रेट की ये करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं। असल में कसूर ये हमारे सियासतदानों का है। ये बहुत से काम उन लोगों से नहीं कराते जो उनके एक्सपर्ट हो। डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो हैं वो बड़े लोग उनके खिलाफ और तरह हैं, ये इन्होंने तो और माने में उसका किया है। लेकिन उन्होंने यकीनन इस मुल्क में एक काम बहुत अच्छा किया है।
PhDs और तालीम के बारे में बाहर यूनिवर्सिटियों में हुकूमत की तरफ भेजने का जो रुझान था, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। अभी तक चल रहा है, लेकिन उस जोर के नहीं चल रहा जिस जोर के साथ चलना चाहिए। हुकूमतें नाराज हो गई थी HEC से, जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जब जाली डिग्रियों की पड़ताल का काम उनको सौंपा गया था। उनको सियासी काम भी सौंपना चाहिए था। हुकूमतों को ये काम बराह रास्त यूनिवर्सिटियों से लेना चाहिए था, बजाय इसके करने के। उससे बेचारे बहुत सी चीज़ों पर नुकसान भी हुआ जी। 2 आर्टिकल और हैं। एक तो खैर हारून रशीद का आर्टिकल है, जिससे मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने नवासा अपना लिखा है, लेकिन अंदाज़ा होता है कि उनकी बहन का बेटा जो है वो 2-3 दिन से अगवा है या गायब है घर से। और उन्होंने वाक़यात भी लिखा है कि मेरा बेटा भी एक बार गायब हुआ था, तो जब पता चला कि वो 7 दोस्त के साथ बाड़े चले गए थे, तसल्ली भी दी। फिर उन्होंने कुछ पुलिस अफसरों से बात की। वो सारी सूरत हाल है। अल्लाह करे कि बच्चा वो बाज़याब भी हो और हिफाजत में हो। मुझे अब पढ़ के खासा मतलब इसका दुख भी हुआ है। इसमें भी वो बहुत सी बातें करना नहीं भूले, इसके बावजूद भी कि वो बड़ा अच्छा एक फिक्रा टॉल्स्टॉय का उन्होंने कोट किया है कि सिर्फ फूलों से हार नहीं बनता, इसके लिए धागे की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बहुत कमाल का फिक्रा है। और टॉल्स्टॉय तो खैर हमारे फेवरेट्स में, रूसी नावल नगारों में टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की 2 ही तो हैं। और भी बड़े हैं कमाल के। वैसे रूसी अफसाना फिक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। फ्रांस और रूस के फिक्शन जो है दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज़ तो कर ही नहीं सकता उसका मुकाबला। खुर्शीद नदीम साहब ने आज 17 तारीख के हवाले से जो चीज़ें गिनवाई हैं, उसमें एक चीज़ जो अहम तौर पर उन्होंने गिनवाई बकौल उनके, वो थी ज़िया की शहादत। हादसाती तौर पर कहते हम शहीदी मानते हैं इस शहादत को, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि बहुत गलत काम किया। उसमें एक तोसी देने का काम था, तो तोसी अब फिर शुरू हो गया है। रहील शरीफ को दी जाए कि न दी जाए, बड़ी रहील शरीफ की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये गैर मुतनाज़ ही रहें। और आप तोसी करने का मतलब ये है कि आप फ़ौज में कोई आदमी और मौजूद नहीं है, हमारी फ़ौज ऐसी नहीं वगैरह वगैरह। वैसे तोसी ज़िया से शुरू नहीं थी, अयूब से शुरू हुई थी। अयूब ने उनसे तोसी नहीं ली थी, बल्कि ख़ुद भी वज़ीर दफ़ा बन गया था। वज़ीर दफ़ा बनने के बाद सारे माहदे उसने साइन किए हो गए। इब्तदा जो है सारी इन खराबियों की बुनियाद वहीं से पड़ी थी। लेकिन ये है कि चलिए इन्होंने इस हवाले से याद किया। आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो कौम मुत्तहद, ये 14 अगस्त पे उन्होंने बात की है जी। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की खूबी ये है, एक तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, दूसरा कायदे आज़म को बड़ा आइडियल समझते हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा कि हम उर्दू ज़बान को भूल गए, ज़ाती अज़मत और शौक़ में खपते मुब्तला हो गए। और ये दिन तो मियाँ वाली से मुझे फ़लाँ ने भेजा, वहाँ मनाया गया, फ़लाँ प्रोग्राम पे 2 बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने पर गाँव का हाल किया। पूरी कौम ने ये दिन मनाया जी। और कुछ लोग जो हैं बातें कर रहे हैं, उसमें एक आध फिक्रा उन्होंने उस पर भी लगाना नहीं भूले, इमरान खान पर, वो उनका हक़ है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एतजाज़ को बहुत सख्त सुनाई है कि जो उसने कहा था कि 62-63 पर तो कायदा में भी पूरा नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि लानत पता नहीं क्या जावा गोई पर वज़ीर। और कायद ने जो बातें की थी वो साफ वाज़ेह अल्फाज में कर दी थी वगैरह वगैरह। ये हैं आज के आर्टिकल। सही नाज़रीन, आज के आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शामिल करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट इनपुट। और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे इकराम सहगल साहब और साथ डॉक्टर हुमा बकई साहिबा। जी मीर साहब। जी, मेरा ख्याल दोनों हमारे बहुत अहम तज़किया नगार हैं, दोनों से बात करते हैं। इकराम सहगल साहब से मैं पहले बात करता हूँ ताकि आसानी हो जाए बात को आगे बढ़। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम फील्ड मार्शल साहब। जी जनाब, बात यह है कि 2-3 खबरें हैं। इन खबरें हैं एक ही चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। एक तो भारत के वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान नहीं आ रहे, सार्क की ऐसी राजनाथ नाराज़ होकर गए हैं। वज़ीर दफ़ा कहते हैं पाकिस्तान में जाना जहन्नम में जाना है, इसका मतलब शायद मोदी भी नहीं आ रहे। अच्छा, साथ ही हमारी अफगान बॉर्डर बड़ा गर्म हो गया है, वहाँ हमने फिर बमबारी भी की है खैबर एजेंसी में। और कोयटे के मसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें हमने एक नेशनल एक्शन एक नासर जंजुआ साहब को सौंप दी है। ये सारी क्या सूरत हाल है? हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोयटा, नेशनल एक्शन प्लान, कहाँ गिरे हुए हम? देखिए, ये सब चीज आ जाती है सीपेक के ऊपर। जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पता चला है, इंडिया पागल हुई और वो कोशिश कर रही है हर तरह से पाकिस्तान, ऐसे भी नॉर्मली पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती है और दहशतगर्दी के मामले में काफी बदनाम किया हुआ है पूरी दुनिया में। लेकिन सीपेक की वजह से वो पागल हो गए बिल्कुल, क्योंकि उनको ये बिल्कुल पता है कि जब एक दफा ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रियलिटी बन जाता है तो ये पाकिस्तान
के लिए गेम चेंजर है, कंप्लीट इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो है इस इलाके का चेंज कर देता है। और दूसरा चाइना के लिए बहुत बड़ा ये वो चाहता है, क्योंकि चाइना को एक पाइपलाइन मिल जाता है, लाइफ लाइन मिल जाता है थ्रू टू द इंडियन ओशन। तो इसके वजह से इंडिया बिल्कुल पागल हुआ और इंडिया को इनकरेज भी कर रहा है वेस्टर्न पावर्स, बिकॉज उनकी भी इंटरेस्ट में ये है कि चाइना को कंटेन किया जाए। उसके सिलसिले में आप देखें, चाइना पहले इंडिया ने कोशिश किया जाके पाकिस्तान को डिक्लेयर करने के टेररिस्ट स्टेट है, जब वो नहीं हुआ तो फिर कोशिश किया कि इंटरनेशनलाइज करने। अब इंडिया अपने मुसीबत में है, उनकी कश्मीर के अंदर उनकी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से वो डाइवर्ट करने के लिए ओपिनियन लाया। देखें जिस तरह एक बड़े अच्छे बिजनेस रिकॉर्डर ने इनफैक्ट बहुत अच्छा हेडलाइन लिखा था कि ये मोदी लूजेस हिज मार्बल्स, तो ये बलूचिस्तान कहाँ से ले आए बीच में। और इनका पता है कि आपको पता है कि अजीत डोभाल जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इनका, ये पहले ही बोल चुका है कि जी हम बलूचिस्तान में कुछ टक्कर करेंगे और फलाना पाकिस्तान को तकलीफ होगा। और आपको ये भी पता है कि कुलभूषण यादव जो लेफ्टिनेंट कमांडर था इंडियन नेवी का, वो पकड़ा गया रॉ का एजेंट वहां पर, उसकी पूरी नेटवर्क एक्सपोज हो गई। तो देखें ये कंप्लीट एक सिलसिला है, सीरीज ऑफ चीजें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनाथ साहब ने जब मौका दिया चौधरी निसार को, और मैं समझता हूँ कि ये राजनाथ साहब की बहुत बड़ी नाकामी थी, क्योंकि ऐसे मीटिंग में नहीं देना चाहिए मौका। और ये जब उन्होंने मौका दिया और पाकिस्तान को अटैक किया, तो चौधरी साहब को मौका मिल गया और चौधरी साहब ने फिर ठीक ठाक ठोस जवाब चौधरी दिया। साहब तो फिर उस तरह बोले जिस तरह उन्हें बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। डॉक्टर साहब, आप क्या इस सारी सूरत हाल पे कहेंगी? हम अफगानिस्तान में भी कोयटे के मसले के बाद और खासतौर पर हिंदुस्तान का ये रवैया जो है कश्मीर के सिलसिले में, यानी क्या कहाँ कोई रास्ता क्या नजर आता है? क्या हमें एतराज भी बहुत लोग करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को तो इंडिया बहुत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। मेरा ख्याल है करजई की जिस वक्त हुकूमत थी उस वक्त से, और इन सम वेज मैं समझती हूँ ये हमारी सफारती नाकामी थी कि हमें बहुत साल लगे ये बात खुद भी समझने में और ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बावर कराने में। और जो अब उससे भी ज्यादा अहम बात है, अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को जोड़ दूं इकराम सहगल के बात के साथ, वो ये है कि अमेरिका की इस वक्त क्या पॉलिसी है। मेरा ख्याल है वो अहम है। जैसे वो कहते हैं ना कि कमरे में वो प्रोवेबल एलिफेंट है, तो हम उसके हवाले से बात नहीं कर रहे। तो अहम बात ये है कि अगर वाकई अमेरिका अमन चाहता है खित्ते में, अमेरिका बेहतर ताल्लुकात चाहता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका फिर ऐसी ताकतों की पुष्टपनाही क्यों कर रहा है, उन्हें पेट्रोनाइज क्यों कर रहा है, जिनके स्टेक्स हैं इस बात में कि खित्ते में चपखलिश हो और कॉन्फ्लिक्ट हो। और अब इस बात के वाज़ेह सबूत हैं जिसका इकरार अमेरिकन ऑफिसर्स ऑफ रेलेवेंस भी कर रहे हैं कि इंडिया ब्रू कर रहा है ट्रबल अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में। तो ना सिर्फ ये कि सिपेक है, बल्कि एक ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक तब्दीली है तस्वीर की खत्ते में, वो भी इंडिया को भी नहीं सूट कर रही और अमेरिका को भी नहीं सूट कर रही। लिहाजा आपको ये कन्वर्जेंस नजर आती है। दूसरा मेरा ख्याल है कि इंडिया है रिटन ऑफ पाकिस्तान, जिसे कहते हैं ना, उसका ख्याल था कि पाकिस्तान अब कोई चैलेंज नहीं। इकोनॉमिकली बहुत मसाइल थे, इंटरनली बहुत मसाइल थे, हमें दोनों फ्रंट पे उसने हमें एंगेज किया हुआ था। तो पाकिस्तान उसके लिए एक ऐसी मुल्क था जिसके हवाले से उसे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन चीजें तब्दील हुई हैं। पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर हुआ है, ज़रबे अज़ब ने डिलीवर किया है। हमारे पास अभी भी बहुत चैलेंजेस है, हम अभी भी रोज लाशें उठा रहे हैं, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ टर्न हुए हैं। और जो सबसे बड़ी उम्मीद है इकोनॉमिक टर्न अराउंड की और बलूचिस्तान में हालात को बेहतर करने की, वो जो ट्रिजेक्ट्री है वो मेरे ख्याल है इंडिया के लिए मुश्किल है। और एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर मसाइल का अंबार खड़ा हो गया है। इट्स नॉट जस्ट कश्मीर। मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर सिविल अनरेस्ट है। मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज उस तरह पे ऑफ नहीं की हैं जिस तरह उनका ख्याल था, जिस एजेंडे पे वो आए थे। जहां मोदी कामयाब हुए हैं वो है मोदी की फॉरेन पॉलिसी, बावजूद उसके कि उसके हवाले से भी उनके अंदर बहुत क्रिटिसिज्म है। लेकिन जो ये हमारा फ्रंट है इस वक्त इंडिया के साथ, वो मेरा ख्याल है कि ये जो ईस्टर्न फ्रंट है और जो वेस्टर्न फ्रंट है, वहां तो हम जंगे पे काबू कर लेंगे। इंडिया हमें हद से ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता, और पहले भी किया, आइंदा भी कर लेंगे। जिस फ्रंट पे हमें काम करना है सजाद मीर साहब,
वो डिप्लोमेटिक फ्रंट और ठीक बात, इंटेलेक्चुअल फ्रंट ठीक है। बात। वहाँ मेरे ख्याल है कि इंडिया हमें मार देने की कोशिश कर रहा है। इकराम सहगल साहब, ये बात आप क्या कहेंगे? इस बिल्कुल मेरा ख्याल दुरुस्त कह रही है कि फॉरेन पॉलिसी के मसले पे हम मार खा रहे हैं, और क्या इसका कोई लोग बहुत एतराज कर रहे हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन ऑफिस भी ऑर्गेनाइज नहीं है, वहाँ कोई उस तरह थिंक टैंक मौजूद नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट जो नए आ रहे हैं, लड़के भर्ती हो रहे हैं, उनमें भी कोई सफारतकार की सिफत पाई नहीं जाती। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं डॉक्टर हुमा बकाई से बिल्कुल एग्री करूंगा। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। फॉरेन पॉलिसी फेलियर इधर है कि जब ये कश्मीर का सिलसिला था और ये था, हम लोग ने फॉरेन पर, क्योंकि हमारे पास एक रेगुलर फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है कि 2-3 महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो नेचुरली ये क्रिटिकल वक्त के ऊपर जो एक्चुअल हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो नहीं लिया। अगर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था और बाकी प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ कि जी उस वक्त इमीडिएटली हमें चाहिए था कि 50-60 रोमिंग एनवॉयज निकाल देने चाहिए। हर मुल्क में पुराने एम्बेसडर जो हमारे थे उस मुल्क वहां पर काम करते हैं, उनको सफीर को वहां भेज देना चाहिए था, और वो जाके अपने कॉन्टेक्ट के साथ बातें करते, और ये जो परसेप्शन है इंडिया क्रिएट करता है ये जाके रेगुलरली करते। लेकिन ये मौका नहीं लिया हमारे लोगों को, ये इनिशिएटिव नहीं है। हमारी अपनी जो अंदरूनी मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, उनको टाइम ही नहीं है कि अपनी वो करने के। देखिए, हमारी अपनी जो आप देखें गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत है, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये जो फॉरेन पॉलिसी पे जो देना चाहिए इंपॉर्टेंस और जिस देना चाहिए वो नहीं है। अब मैं तो अनपढ़ एक फौजी हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई पढ़ी लिखी है, वो है, ये आप बेहतरीन तरह से ये समझा सकती है कि भाई फॉरेन पॉलिसी की अगर आपकी फेलियर्स हो और आपकी इनिशिएटिव्स पूरी नहीं हो तो आपको लॉन्ग टर्म आपको क्या प्रॉब्लम पड़ता है? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पड़ता है परसेप्शन के ऊपर। अब एक परसेप्शन हो गया कि पाकिस्तान इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में लड़ता रहा है और सक्सेसफुल भी सबसे ज्यादा रहा है, वो दहशतगर्दी का कारण है। तो ये नेचुरली ये जो परसेप्शन है ये इंडिया ने बड़ी सक्सेसफुली किया है, और वो उस जगह पर हमारी बहुत सख्त बहुत बुरी एक फॉरेन पॉलिसी। ठीक बात आपकी। डॉक्टर साहब, दूसरी बात यह है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था, जिसके बारे में फौज ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, चौधरी निसार ने भी एक तकरीर जारी है कि 4 काम मेरे करने के बाकी दूसरों के, और हमने नासिर जो को जो हमारा सिक्योरिटी चीफ है उसको जो जिम्मेदारी सौंपी है। ये बदलती हुआ सिनेरियो क्या लग रहा है आपको? क्या बदला हुआ है या इसको हम कुछ और एक कुव्वत दे रहे हैं आगे बढ़ने की? देखिए सजाद मीर साहब, मैं यहाँ पे आपसे बड़ी ब्लंटली एक बात कहूंगी क्योंकि बहुत दुख है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा वाकया होता है ना जिसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, जैसे अभी कोयटा का हादसा हुआ है, मतलब, और जिसका दुख बेइंतहा होता है, और कि जब हम लाशें हटा के थक जाते हैं तो फिर हमें नेशनल एक्शन प्लान याद आ जाता है। तो ये हमने वो जिसे कहते हैं ना, एक हमने कंबल निकाला हुआ है कि जिसके पीछे हम छुप जाते हैं जब हमारे पास जवाबात नहीं होते, और ये चीज इस्तेमाल कर रही है माजरत के साथ फौज भी और सियासी हुकूमत भी। जब फौज को अपनी कहीं उसके ऊपर तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, तो वो कहता है कि जी हम तो अपना काम कर रहे हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं वो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। जब सियासी हुकूमत पे उंगली उठती है तो वो कहती है कि जी हमारा तो ये काम था, अब नेशनल एक्शन प्लान में जो हमें सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। मैं इसकी आपको वाज़ेह मिसालें दे सकती हूँ। आप मुझे बताइए, बहुत सारी ऐसी कालाधन जमातें जिनका वाज़ेह ताल्लुक है टेररिज्म से, जिनका जो इंटरनेशनली बैन है, वो क्यों हमारी सड़कों पे दंदनाती फिरती हैं, और हमारा वाहिद एक्शन ये है कि जी अब हम उन्हें टीवी पे नहीं दिखाते। क्या नेशनल एक्शन प्लान यहाँ आकर खत्म हो जाता है कि इन अवामिल को प्रेस कवरेज ना मिले, इसके अलावा वो मुल्क में जो करती फिरे? ये तो फिर हमारी अपनी इंटरनल कलेक्टिव कमजोरी है। नेशनल एक्शन प्लान फेलियर कलेक्टिव कमजोरी है पाकिस्तान की अक्सरी क़यादत की भी और सियासी क़यादत की। ठीक बात। क्यों इकराम सहगल साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर, ये नेशनल एक्शन प्लान के बारे में? सिंपल बात ये है कि देखिए सीरियसनेस देखिए, कल उन्होंने नासिर जंजुआ को बनाया कि वो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करेगा, आज उन्होंने बोला कि जी ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव मूव है ना। देखें, ये डायकोटमी जो है ना, ये जब तक इनकी डुअलिटी खत्म नहीं होगी वो पूरा नहीं होगा। इनकी सीरियसनेस ये है कि पाकिस्तान प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो लैप्स हो गया है, मिलिट्री कोर्ट वाला जो है वो थोड़े दिन में लैप्स हो जाएगा, तो आप किधर जाएंगे? देखिए, सीरियसनेस का पर्पज होता है कि आपने एक एजेंडा बनाया है, उस एजेंडा पर आप रहें, वो एजेंडा के ऊपर 3-4 पॉइंट्स पर आप लगे हुए हैं, बाकी 16 पॉइंट्स जो है उसके ऊपर 14 पॉइंट्स उस पर आप बात ही नहीं करते, और इनफैक्ट उस पर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है।
और बिल्कुल हमारे ठीक कहा कि जी जनाब जो लोग दहशतगर्द में इन्वॉल्व है, जिन तंजीमें हैं, वो किसी नाम से हो, नाम तो चेंज करते रहते हैं, लेकिन नाम हो या ना हो, आप उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आप जब तक नहीं लेंगे तो दुनिया की परसेप्शन, तो दुनिया बोलेगी ये बात। अगर हम ये बात बोल सकते तो दुनिया क्या बात बोलेगी। नेशनल एक्शन प्लान जो जी ये एक बोलते ना एक कैमोफ्लेज है, उस कैमोफ्लेज के नीचे वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को खुश रखे और डोमेस्टिक पब्लिक को खुश रखे कि हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत स्मॉल सेगमेंट ऑफ हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दैट इज एक्टिंग ऑन द नेशनल एक्शन प्लान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट ये है कि नेशनल एक्शन प्लान तो एक नैरेटिव है, कोई अमली तरीका तो नहीं कि कल कला को हमने मदरसे बंद करने हैं, परसों हमने ये करना है, छापे मारने, मार्केट में कुछ मारे भी हैं, कुछ मदरसों पे स्क्रूटनी भी की है, रजिस्ट्रेशन भी की है। क्या मतलब ये तो रिजॉल्व था एक कौम का, यानी कि कौन से इकदाम ऐसे खासतौर पर पिन पॉइंट आप कर सकती हैं जिनके ना होने की वजह से दहशतगर्दी फैल रही है? देखिए, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान को जो इम्प्लीमेंट करना था ना, जब वो वाकई ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ तो वो एक रस्सा कशी का मौजिब बन गया सियासी और अस्करी क़यादत के बीच में। ये हमारी कमजोरी है। तो चाहे मिलिट्री कोर्ट्स हो, चाहे मदारिस का कैरिकुला हो, चाहे सिंध में रेंजर्स का इतलाक हो, या ऑपरेशन को मुल्क के दूसरे हिस्सों में ले जाने के हवाले से बातचीत हो, या उसके लिंकेजेस करप्शन से हो, या उसके लिंकेजेस उन फैसिलिटेटर्स से हो जो मावन बनते हैं, ये पूरी सूरत हाल जो एक रस्सा कशी की सूरत इसने इख्तियार कर ली है हमारे पावर सेंटर्स के दरमियान। तो जब ये काम, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये कलेक्टिव फेलियर है। जब तक हम मिलकर ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें ये काम करना है और ये सोचते रहेंगे कि अगर ये काम हुआ तो मेरी ताकत में मुल्क के अंदर कमी हो जाएगी, मेरा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तब तक हम सूरत हाल को ठीक तौर पे नहीं देख सकते। आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि जी इंडिया क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। इंडिया इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आज भी जब उसने यहाँ पर आने से इनकार किया है तो इसका मलबा वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देगा और मिसालें देगा उन तमाम रैलीज की जो 14 अगस्त को पाकिस्तान में हुई। हमें एक न सिर्फ ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करना है जहां अपना सीरियसनेस ऑफ पर्पस दिखाएं कि हम सिर्फ लोगों को मार नहीं रहे, हम सॉफ्ट एक्शंस भी ले रहे हैं जिनके दूरस्थ नताइज होंगे, बल्कि हम इंटरनली अपने लिए भी ये काम करें। सजाद मीर साहब, हम अभी तैयार नहीं है वो सख्त मुश्किल फैसले करने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान को रियलिटी बनाए। ठीक बात है। इकराम सहगल साहब, लास्ट वर्ड्स, क्या हम तैयार नहीं है सचमुच? जनाब बिल्कुल, हमारी जब तक सीरियसनेस ऑफ पर्पस नहीं आएगी और हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर नहीं होगी, और अगर हम डुअलिटी करेंगे अपने इंटेंशन में कि दिखाएंगे कुछ और करना कुछ है, और आपकी जो बोलते हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ मेटेरियल्स ऑफ एम में आपकी एम कुछ और होगी, अपने आप को बचाना होगा रादर देन एक्ट करना, और आपकी जब तक आपकी इंडिया की तरफ आपकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नहीं होगी कि आपके हेड जो है उनकी कुछ और पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्ट्री उसकी और पॉलिसी है, और नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसीज उनकी कुछ और पॉलिसी है, तब तक ये बात ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका भी, इकराम सहगल साहब आपका, डॉक्टर हुमा बुकाई आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने इन बड़े अहम मसले पर हमारी रहनुमाई की जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, कल सेम टाइम पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।